शहर की शोर शराबे वाली गलियों से दूर एक टूटे फूटे मकान में सावित्री अपने 6 साल के बेटे गोलू के साथ रहती थी। सावित्री के जीवन में खुशियों का सूरज बहुत पहले ढल चुका था जब एक हादसे में उसके पति की जान चली गई। पीछे छोड़ गए तो बस ढेरों कर्ज और एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में सावित्री अपना पूरा संसार देखती थी। सावित्री के पास कोई डिग्री नहीं थी, पर मेहनत करने का जज्बा पहाड़ जैसा था। वह सुबह 4 बजे उठती। कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, उसका कदम कभी नहीं डगमगाता था। वह पहले पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा करती, फिर दौड़कर एक फैक्ट्री में डिब्बे पैक करने जाती। उसका दिन ढल जाता था, पर उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती थीं। एक रात गोलू को बहुत तेज बुखार आया। सावित्री ने उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं, पर शरीर तवे की तरह तप रहा था। उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। वह पागलों की तरह पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगी। दीदी, थोड़ा उधार दे दो, मेरा गोलू बच जाएगा। सावित्री गिड़गिड़ाई, पर गरीबी की आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो किसी ने उसे दुत्कार दिया। सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने गोलू को अपनी फटी हुई चादर में लपेटा और नंगे पैर ही अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में कंकड़ चुभ रहे थे, पैर लहूलुहान हो चुके थे, पर उसे बस गोलू की धीमी होती सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे उसे अपना खून बेचना पड़े या खुद को मिटाना पड़े, वह अपने बेटे की आंखों की रोशनी बुझने नहीं देगी। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। डॉक्टर ने उसे देखा और फिर उस छोटे से बच्चे को। सावित्री की आंखों में जो बेबसी और हिम्मत का मेल था, उसने डॉक्टर को भी झकझोर दिया। इलाज तो शुरू कर दूंगा, पर दवाइयों और टेस्ट के लिए बहुत पैसे लगेंगे। क्या तुम इंतजाम कर पाओगी? डॉक्टर ने पूछा। सावित्री ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। साहब, आप बस मेरे बच्चे को बचा लो। पैसे कहां से आएंगे ये एक मां जानती है। मैं मिट्टी ढोंगी, पत्थर तोड़ूंगी, पर आपके पैसे पाई पाई चुका दूंगी। यहीं से सावित्री के उस संघर्ष की शुरुआत हुई जिसने उसे एक साधारण औरत से एक योद्धा बना दिया। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के भविष्य और उसके सम्मान के लिए लड़ेगी। सावित्री अस्पताल से बाहर निकली तो रात का सन्नाटा उसे डराने लगा था, पर उसके अंदर ममता की जो आग जल रही थी, उसने डर को भस्म कर दिया। डॉक्टर ने उसे दवाइयों की एक लंबी लिस्ट थमा दी थी। उन दवाइयों के बिना गोलू की हालत सुधरना मुमकिन नहीं था। सावित्री सीधे उस साहूकार के पास पहुंची जिससे उसके पति ने कभी कर्ज लिया था। साहूकार बड़ा ही कठोर इंसान था। रात के 2 बजे जब सावित्री ने उसका दरवाजा खटखटाया तो वह झुंझलाते हुए बाहर आया। इस वक्त यहां क्या कर रही है? पिछला पैसा तो दिया नहीं और अब फिर मुंह उठाए आ गई, साहूकार चिल्लाया। सावित्री उसके पैरों में गिर पड़ी। मालिक, मेरा बच्चा मर रहा है, मुझे बस 5,000 रुपये दे दो। मैं दिन रात आपके खेतों में काम करूंगी, गोबर उठाऊंगी, पर आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। साहूकार की नजर सावित्री के गले में पड़ी उस पतली सी सोने की चेन पर गई जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। उसने लालच भरी नजरों से कहा, ठीक है, वह चेन मुझे दे दे और बदले में पैसे ले जा, लेकिन याद रखना, कल से तुझे मेरे निर्माणाधीन गोदाम पर ईंटें ढोने का काम करना होगा, वह भी बिना किसी मजदूरी के, जब तक कि तेरा पुराना कर्ज और यह पैसा चुकता ना हो जाए। सावित्री ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कांपते हाथों से वह चेन उतारी और साहूकार के हाथ में रख दी। उसके लिए वह सोना सिर्फ एक धातु थी, पर उसका गोलू उसका कलेजा था। पैसे लेकर वह पागलों की तरह अस्पताल की ओर भागी, दवाइयां खरीदी और डॉक्टर को दी। पूरी रात वह गोलू के बिस्तर के पास बैठकर उसके सिर को सहलाती रही। सुबह होते ही बिना कुछ खाए पिए वह साहूकार के गोदाम पर पहुंच गई। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। तपती धूप में मर्दों के साथ मिलकर उसे भारी भारी ईंटें अपने सिर पर ढोनी थीं। ईंटों का बोझ इतना था कि उसकी गर्दन दब जाती थी, पर वह हर कदम पर गोलू का नाम लेती। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, तलवे ईंटों और कंकड़ों से कट गए थे, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। दोपहर को जब सब मजदूर खाना खाने बैठे, सावित्री एक कोने में बैठकर पानी पी रही थी।
उसकी आंखों के सामने बस गोलू का चेहरा घूम रहा था। तभी एक आदमी ने उससे कहा, अरे ओ सावित्री, तू क्यों अपनी जान देने पर तुली है? इतना बोझ ढोना तेरे बस का नहीं है। सावित्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भैया, जब कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ होता है तो ईंटों का वजन महसूस नहीं होता। मुझे अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना है ताकि उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। शाम को जब वह वापस अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि गोलू की आंखें खुली थीं। उसे देखते ही गोलू के चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, मां, तू कहां चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। सावित्री ने अपने फटे हुए आंचल से उसके आंसू पोंछे और उसे सीने से लगा लिया। उसे पता था कि लड़ाई अभी लंबी है। साहूकार का कर्ज, गोलू की पढ़ाई और समाज के ताने, सब कुछ उसके सामने एक पहाड़ बनकर खड़े थे। पर सावित्री ने ठान लिया था कि वह इस पहाड़ को खोदकर रास्ता बनाएगी। उस रात उसने अस्पताल के बरामदे में सोते हुए भगवान से बस एक ही दुआ मांगी, हे भगवान, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं हार न मानूं। मेरे हिस्से के सारे दुख मुझे दे दे, पर मेरे बच्चे की जिंदगी में कभी अंधेरा मत आने देना। महीनों बीत गए और सावित्री का शरीर लोहे की तरह ढल गया था। ईंटें ढोते ढोते उसके हाथों की खाल सख्त हो चुकी थीं, लेकिन उसका दिल गोलू के लिए उतना ही कोमल था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गोलू अब घर आ गया था, लेकिन वह बहुत कमजोर था। उसे अच्छी खुराक की जरूरत थी और सावित्री की कमाई का बड़ा हिस्सा साहूकार के कर्ज में चला जाता था। एक दिन गोदाम पर काम करते समय सावित्री की नजर पास ही बिखरे हुए फटे पुराने जूट के बोरों और कतरनों पर पड़ी। उसने देखा कि लोग उन्हें कचरा समझकर फेंक रहे थे। सावित्री के दिमाग में एक विचार आया। उसने बचपन में अपनी मां से जूट के सुंदर थैले और पायदान बनाना सीखा था। उसने ठेकेदार से मिन्नत की, साहब, क्या मैं यह बेकार पड़ी कतरने घर ले जा सकती हूं? काम खत्म होने के बाद मैं इन्हें उठाकर ले जाऊंगी। ठेकेदार ने लापरवाही से सिर हिला दिया। अब सावित्री का नया संघर्ष शुरू हुआ। दिन भर वह चिलचिलाती धूप में ईंटें ढोती और रात को चिराग की हल्की रोशनी में वह उन कतरनों से सुंदर थैले बुनती। उसकी नींद उड़ चुकी थी। रात के 2-2 बजे तक उसके हाथ चलते रहते। सुई कई बार उसकी उंगलियों में चुभ जाती, खून निकलता, पर वह उसे साड़ी के पल्लू से पोंछकर फिर काम में लग जाती। वह जानती थी कि अगर उसे गोलू को एक अच्छे स्कूल में डालना है तो उसे अपनी मेहनत की सीमा लांघनी होगी। 1 हफ्ता बीतने के बाद उसने 10 थैले तैयार किए। वह उन्हें लेकर शहर के बाजार गई। पहले तो दुकानदारों ने उसे दुत्कार दिया, अरे हट यहां से, ऐसे थैले कौन खरीदेगा? एक दुकानदार ने चिल्लाकर कहा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हार नहीं मानी। वह फुटपाथ पर बैठ गई और थैलों को बिछा दिया। शाम होते होते एक विदेशी महिला की नजर उन थैलों पर पड़ी। उसे सावित्री की कलाकारी बहुत पसंद आई। उसने न सिर्फ सारे थैले खरीद लिए, बल्कि उसे और बड़े ऑर्डर देने का वादा भी किया। उस दिन सावित्री के हाथ में जो पहली कमाई आई, वह सिर्फ पैसा नहीं था, वह उसके स्वाभिमान की पहली जीत थी। जब वह घर लौटी तो उसने गोलू के लिए दूध और एक नई किताब खरीदी। गोलू की आंखों में वह चमक देखकर सावित्री की सारी थकान मिट गई। लेकिन खुशियां इतनी आसानी से सावित्री के पास नहीं रहने वाली थीं। साहूकार को जब पता चला कि सावित्री अब अलग से कमाई कर रही है तो उसके मन में खोट आ गया। अगले दिन जब सावित्री गोदाम पर पहुंची तो साहूकार ने उसे रोक लिया। देख सावित्री, तूने मुझसे वादा किया था कि तू सिर्फ मेरे यहां काम करेगी। अब तू बाहर माल बेच रही है। इसका मतलब है कि तू मेरा पैसा जल्दी चुकाना नहीं चाहती। आज से तेरा ब्याज दुगुना होगा। सावित्री का कलेजा धक से रह गया। मालिक, यह तो सरासर अन्याय है। मैं आपका काम पूरा कर रही हूं, फिर यह जुल्म क्यों? साहूकार हंसा और बोला, गरीबों के लिए न्याय नहीं होता सावित्री, सिर्फ शर्तें होती हैं। या तो ब्याज दे या फिर कल से काम पर मत आना। सावित्री समझ गई कि यह दुनिया उसे आसानी से जीने नहीं देगी। उसे अब ईंटें ढोने वाले लेबर से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करना ही होगा। उसने मन में गांठ बांध ली कि वह अब दबकर नहीं रहेगी। उसी रात जब वह घर पर थैले सिल रही थी, अचानक उसकी बस्ती में शोर मचा। आग, आग लग गई। सावित्री बाहर भागी और देखा कि उसकी झोपड़ी के पास वाली बस्ती धूं धूं कर जल रही थी। उसका सारा सामान
उसकी मेहनत के थैले और गोलू सब खतरे में थे। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि आसमान काला पड़ गया था। हवा के झोंकों के साथ चिंगारियां सावित्री की झोपड़ी की छत पर गिर रही थीं। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। सावित्री का दिल सीने से बाहर आने को था। उसे अपनी मेहनत की कमाई, उन थैलों या रुपयों की फिक्र नहीं थी। उसे फिक्र थी तो बस अंदर सो रहे गोलू की। सावित्री पागलों की तरह चिल्लाई, गोलू, गोलू बाहर निकल बेटा। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। धुआं इतना घना था कि कमरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। किसी ने सावित्री की मदद नहीं की। बिना सोचे समझे सावित्री ने अपने पल्लू को पानी के मटके में भिगोया, उसे अपने मुंह पर लपेटा और आग की दीवारों को चीरते हुए अंदर घुस गई। अंदर मंजर भयानक था। छत से जलती हुई लकड़ियां नीचे गिर रही थीं। गोलू धुएं के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। बेटा, उठ बेटा, सावित्री ने उसे झकझोरा। उसने गोलू को अपनी पीठ पर लादा। तभी छत का एक जलता हुआ हिस्सा सावित्री के कंधे पर आ गिरा। उसकी खाल जलने लगी। असहनीय दर्द हुआ, पर उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वह लड़खड़ाते हुए जलती लकड़ियों को पार कर बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर आई, उसकी झोपड़ी भरभराकर ढह गई। सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी जमा पूंजी, उसके बनाए हुए थैले, रहने का ठिकाना, सब राख हो चुका था। सावित्री जमीन पर बैठ गई। गोलू उसकी गोद में था। उसने देखा कि गोलू की सांसें चल रही थीं। वह फूट फूट कर रोने लगी, पर ये हार के आंसू नहीं थे। ये अपने बच्चे को बचा लेने के सुकून के आंसू थे। अगली सुबह सावित्री के पास न घर था न घाट। वह सड़क पर थी। साहूकार वहां आया और सहानुभूति दिखाने के बजाय तंज कसने लगा। अब क्या करेगी सावित्री? घर तो गया, अब मेरा कर्ज कैसे चुकाएगी? देख, अभी भी वक्त है। अपनी ये जिद छोड़ और मेरे घर की गुलामी कर ले। सावित्री ने अपनी जलती हुई बाह को देखा और फिर साहूकार की आंखों में आंखें डालकर बोला, मालिक, आग ने मेरा घर जलाया है, मेरी हिम्मत नहीं। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने बेटे को गुलाम नहीं बनने दूंगी। उसने हार नहीं मानी। पडिडीड होस के एक ऊझड़ पड़े पड़े के नीचे उसने ठिकाना बनाया। फटी हुई प्लास्टिक की चादर से छत डाली और फिर से वही काम शुरू किया। उसने राख में से अपनी वह सुई ढूंढ निकाली जो आग में काली पड़ गई थी पर टूटी नहीं थी। उसने फिर से झूठ के टुकड़े इकट्ठे किए। इस बार उसकी मेहनत में एक अलग ही जिद थी। वह रात भर काम करती और दिन में वही ईंटें ढोने का काम। उसकी हालत देखकर शहर की वह विदेशी महिला फिर से उसे ढूंढते हुए आई। जब उसने सावित्री की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस महिला ने सावित्री को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। सावित्री, तुम्हारी कला अद्भुत है। क्या तुम मेरे लिए शहर की एक बड़ी प्रदर्शनी के लिए 100 थैले तैयार कर सकती हो? मैं तुम्हें इसके लिए एडवांस पैसे दूंगी। सावित्री की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने दिन रात एक कर दिए। उसके पास रहने को ढंग का कमरा नहीं था, पर उसके इरादे किसी महल से भी ऊंचे थे। उसने दूसरी गरीब और बेसहारा औरतों को भी अपने साथ जोड़ा। उसने उन सबको सिखाया कि कैसे अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, ताकत बनाना है। धीरे धीरे सावित्री का नाम पूरे शहर में फैलने लगा। वह अब सिर्फ एक मजदूर नहीं थी, वह एक छोटी सी संस्था की मालकिन बनने की राह पर थी। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रही थी, दुश्मनों की तादाद भी बढ़ रही थी। साहूकार को डर था कि अगर सावित्री आजाद हो गई तो बाकी मजदूर भी बगावत कर देंगे। साहूकार ने एक नई चाल चली। उसने पुलिस को रिश्वत देकर सावित्री पर चोरी का झूठा इल्जाम लगवा दिया। पुलिस की जीप जब सावित्री की झोपड़ी के सामने आकर रुकी तो पूरी बस्ती में सन्नाटा छा गया। साहूकार हाथ में एक कागज लिए खड़ा था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने इल्जाम लगाया कि सावित्री ने उसके घर से सोने के जेवर चुराए हैं। साहब, इसने मेरा खानदानी हार चुराया है। कल रात इसे मेरे घर के पास देखा गया था। साहूकार ने सफेद झूठ बोला। सावित्री सन्न रह गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, साहब, मैंने कभी किसी की फूटी कौड़ी नहीं ली। मैं दिन रात मेहनत करती हूं ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख सके। मैं चोर नहीं हूं। पर पुलिस ने उसकी एक न सुनी। गोलू अपनी मां का पल्लू पकड़कर रोने लगा। मेरी मां को छोड़ दो, मेरी मां ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने सावित्री को धक्के मारकर जीप में बिठा लिया।
गोलू पीछे पीछे दौड़ता रहा, पर जीप की रफ्तार के आगे उसके नन्हे कदम हार गए। सावित्री के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उसे जेल की कालकोठरी में डाल दिया गया। जेल की अंधेरी दीवारों के पीछे सावित्री को सिर्फ गोलू का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह बस दीवार से टिककर बैठी रहती और मन ही मन भगवान से पूछती कि एक गरीब मां की परीक्षा कितनी लंबी होगी। उधर बाहर गोलू अकेला पड़ गया था। साहूकार ने सोचा था कि सावित्री के जेल जाने के बाद वह गोलू को अपने घर का नौकर बना लेगा। वह गोलू के पास गया और बोला, देख छोरे, तेरी मां तो अब कभी बाहर नहीं आएगी, चल मेरे साथ, तुझे रोटी दूंगा। लेकिन 7 साल के गोलू में सावित्री का ही खून था। उसने साहूकार की आंखों में झांक कर कहा, मेरी मां आएगी और मैं आपके यहां कभी काम नहीं करूंगा। गोलू ने हार नहीं मानी। वह उसी विदेशी महिला के पास पहुंचा जिसने सावित्री को ऑर्डर दिया था। उसने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। वह महिला प्रभावशाली थी। उसने तुरंत एक वकील का इंतजाम किया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि साहूकार ने जिस हार की चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी, वह हार उसने खुद एक सुनार के पास गिरवी रखा हुआ था। पुलिस ने जब सुनार की दुकान पर छापा मारा तो सारा सच सामने आ गया। हफ्ते भर बाद जेल का दरवाजा खुला। सावित्री बाहर आई तो सामने गोलू खड़ा था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोए। यह जीत सिर्फ सावित्री की नहीं थी, यह उस सच्चाई की जीत थी जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। साहूकार को जेल भेज दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई क्योंकि उसने सालों से मजदूरों का शोषण किया था। सावित्री को मुआवजे के तौर पर सरकार से कुछ पैसे मिले। अब सावित्री के पास एक पक्का इरादा था। उसने उन पैसों से एक छोटा सा केंद्र खोला जिसका नाम रखा ममता की उड़ान। वहां वह उन सभी औरतों को काम देती थी जो बेसहारा थीं। देखते ही देखते सावित्री के हाथ के बने थैले विदेशों में बिकने लगे। उसकी गरीबी अब इतिहास बन चुकी थी, पर उसने अपना पुराना समय कभी नहीं भुलाया। वह आज भी उन्हीं फटे हुए हाथों से काम करती थी जो कभी ईंटें ढोया करते थे। सावित्री ने गोलू का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाया। वह दिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था जब गोलू स्कूल की वर्दी पहनकर उसके सामने आया और उसके पैर छुए।